स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है उसका लेक्चर 9 देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स लेबलिंग को। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, काफ़ी शानदार वीडियो रहेगी क्योंकि आज हम लोग इसके 25 MCQ का सेट कवर करने वाले हैं। और जो जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं स्पेशली जो GTU के स्टूडेंट्स हैं, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की सीरीज़, क्योंकि स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है उनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की। अगर बात करें तो 15 से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं उनके, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का एग्ज़ाम रहेगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यह बेसिकली उन्हीं के लिए डिज़ाइन करी गई है इस तरीके से। और ये MCQs इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको इन वीडियोज़ में से बहुत सारे MCQs आपको देखने को अपने एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए सारी वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। इससे पहले की जो मेरी वीडियोज़ हैं उसके अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उन वीडियोज़ को भी आप जरूर देखिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियोस वगैरह आती हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपने ग्रोथ जो है बिल्कुल चैनल की रुक किसी गई है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना इसको शेयर वगैरह कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी चैनल की भी ग्रोथ हो सके। इससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन वगैरह मिलती है, ठीक है, कि आप लोग चैनल को देख रहे हैं, हमारी वीडियो से आप प्रेरित हो रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिसोर्स एलोकेशन का मेथड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास रिसोर्स स्मूथिंग, नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्स लेबलिंग, नेक्स्ट रिसोर्स शेड्यूलिंग, देन नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें बताना क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा इनमें से रिसोर्स एलोकेशन का मेथड नहीं है। तो अगर इसकी बात करें तो ये थर्ड ऑप्शन है रिसोर्स शेड्यूलिंग जो है वो क्या है, रिसोर्स एलोकेशन का मेथड नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहता हूँ रिसोर्स एलोकेशन के रिलेटेड, इनके दोनों मेथड हैं, इसके आगे इनके MCQs आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं रिसोर्स स्मूथिंग को। ठीक है, तो रिसोर्स स्मूथनिंग क्या होता है बेसिकली, अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसमें जो मेन कांस्टेंट होता है वो रहता है टाइम। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या होता है आपको लगा, लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन जो होती है, ठीक है, किसकी होती है, टाइम की होती है रिसोर्स स्मूथनिंग में। ठीक है, और इसमें प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिए अपने पास या नोट कर लीजिए, जैसे भी आपको करना है कि मेन कांस्टेंट जो रहेगा इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है टाइम का, और जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होती है वो फिक्स रहती है। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन फिक्स है तो प्रोजेक्ट की जो एंड डेट होगी वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और ओवरऑल प्रोजेक्ट जो होगा वो डिले नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको हम लोग डिले कर सकते हैं बाय चेंजिंग देयर फ्री, जो हमारा उसके फ्री या टोटल फ्लोट को चेंज करके हम लोग एक्टिविटीज़ को डिले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इसके, तो चेंजेस इसमें जो क्रिटिकल पाथ होता है उसमें इसमें कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं होती हैं। ठीक है, और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, ये हम रिसोर्सेज क्या हो हमारे अनइवनली एलोकेटेड हो। ठीक है, तो तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं, रिसोर्स स्मूथनिंग का यूज़ करते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रिसोर्स स्मूथनिंग जो होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं आफ्टर द रिसोर्स लेबलिंग का। आफ्टर मतलब जनरली हम लोग इसको जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, रिसोर्स स्मूथनिंग जो होता है परफॉर्म किया जाता है आफ्टर रिसोर्स लेबलिंग के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी रिसोर्स स्मूथनिंग को लेके, तो इस चीज़ का आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिसोर्स लेबलिंग की। अगर बात करें रिसोर्स लेबलिंग की तो इसमें जो मेन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, रिसोर्स होता है। ठीक है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो मेन इसकी जो, ठीक है, अगर हम लोग बात करें रिस्ट्रिक्शन तो वो किसकी है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी की। और इसमें हम लोग जो ड्यूरेशन होती है प्रोजेक्ट की उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो प्रोजेक्ट की जो एंड डेट है उसको चेंज कर सकते हैं और ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो डिलेड हो सकता है। लेकिन इसके साथ क्या होगा कि कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं क्रिटिकल पाथ के। ठीक है, क्रिटिकल पाथ में जो होता है उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें क्या होता है, इसमें हम लोग सॉरी जो चेंजेस होती है ना इसमें वो अलाउड हो सकती हैं। ठीक है, क्रिटिकल पाथ में। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद अगर बात करें तो इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, तो उसको यूज़ किया जाता है जब हमारे पास रिसोर्स क्या होते हैं, ओवर एलोकेटेड होते हैं। ठीक है, दोनों में ध्यान रखना आपको, जब अनइवनली एलोकेटेड होते हैं तो अब हम लोग रिसोर्स स्मूथनिंग करते हैं, और जब हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं ओवर एलोकेटेड होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स लेबलिंग को यूज़ करते हैं। तो बाकी तो मैंने बताया था कि रिसोर्स लेबलिंग को हम लोग यूजली शेड्यूल फर्स्ट करते हैं। ठीक है ना, फर्स्टली इसको करते हैं, रिसोर्स जो स्मूथनिंग होता है उसको परफॉर्म करते हैं आफ्टर द रिसोर्स लेबलिंग। तो ये इन दोनों को लेके था, इस दोनों के बारे में आपको पता होना जरूरी था क्योंकि आगे के MCQ जब हम डिस्कस करेंगे अभी आपके साथ तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी।
नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिसोर्स स्मूथनिंग। ठीक है, रिसोर्स जो स्मूथिंग होता है उसमें देखते हैं कौन कौन सी इसमें ट्रू चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें जो स्टेटमेंट लिखी गई हैं, मेन कांस्टेंट इज टाइम एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज फिक्स। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि जो मेन कांस्टेंट्स है वो क्या है, टाइम है। ठीक है, तो जो मतलब मेन इसकी लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन है वो किसकी है, टाइम की, और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो होती है फिक्स रहती है। चेंजेस आर नॉट अलाउड टू द क्रिटिकल पास और यूज व्हेन रिसोर्सेज आर अनइवनली एलोकेटेड। ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं स्टेटमेंट जो करेक्ट हैं, ये भी आपको मैंने बताया रिसोर्स जो स्मूथिंग होता है उसको लेके। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 यह करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, पिकअप इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसोर्स स्मूथिंग। ठीक है, रिसोर्स स्मूथिंग को लेके हमें क्या बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट विल नॉट डिलेड। ठीक है, ये ओवरऑल प्रोजेक्ट होता है वो इसमें डिलेड नहीं होता है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। या रिसोर्स स्मूथिंग इज ऑफ्टन परफॉर्म्ड फर्स्ट देन रिसोर्स लेबलिंग। नेक्स्ट है, कांस्टेंट इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम देन द फिनिश डेट ऑफ प्रोजेक्ट विल नॉट चेंज। तो अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें इसमें, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सेकंड स्टेटमेंट। आपको पता है कि जो प्रोजेक्ट जो होता है इसमें डिलेड नहीं होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कांस्टेंट इसमें जो होता है, ठीक है, कौन सा होता है, ठीक है ना, टाइम होता है। और उसके बाद में फिनिश डेट होती है प्रोजेक्ट की, वो चेंज नहीं होती। लेकिन रिसोर्स स्मूथिंग जो होता है इज ऑफ्टन परफॉर्म्ड फर्स्ट देन रिसोर्स लेबलिंग। ऐसा नहीं है, रिसोर्स स्मूथिंग जो होता है वो ऑफ्टन परफॉर्म किया जाता है आफ्टर द रिसोर्स लेबलिंग के। तो ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस फॉर रिसोर्स लेबलिंग। ठीक है, हमें बताना है कि बेस क्या है रिसोर्स लेबलिंग के लिए। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, डिलेइंग द स्टार्ट ऑफ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़, या रिड्यूसिंग द कंप्लीटेशन टाइम ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़, नॉट डिलेइंग द कंप्लीटेशन टाइम ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़, या नन ऑफ द अबव। तो इसकी अगर बात करें तो बेस क्या होता है रिसोर्स लेबलिंग का, बेसिकली डिले करना किसको, स्टार्ट ऑफ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को। जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके स्टार्ट को डिले करना क्या है, मेन बेस होता है रिसोर्स लेबलिंग का। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिसोर्स लेबलिंग। रिसोर्स लेबलिंग के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट नीचे दी गई हैं ये ट्रू है। मेन कॉन्स्टेंट इज रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड यू एक्सटेंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, चेंजेस आर अलाउड टू क्रिटिकल पाथ, देन यूज्ड व्हेन रिसोर्स आर ओवर एलोकेटेड, और देन ऑल ऑफ द अबव। अगर इसकी बात करें तो ये अभी मैंने आपको बताया थी जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट ये करेक्ट है। अब स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था एलोकेशन को लेके, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है हमारा, मेन कांस्टेंट क्या होता है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी होता है, और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और क्रिटिकल पाथ में चेंजेस इसमें अलाउड होती हैं, और यूज़ कब करते हैं जब रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, ओवर एलोकेटेड होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन रिसोर्स लेबलिंग, तो देखते हैं कौन सी चीज़ें हमें पूछी गई हैं। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिड्यूस्ड, टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज इंक्रीज, देन यूनिफॉर्म डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज अचीव्ड, देन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज कंट्रोल्ड। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट होता है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है ना, इसकी लेबलिंग में मैंने आपको बताया था ना कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, अगर हम लोग क्या करेंगे, डिलेड करेंगे। ठीक है ना, अगर हम लोग प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को डिलेड करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट होती है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिसोर्स लेबलिंग। ठीक है, रिसोर्स लेबलिंग को लेके कौन से ऑप्शन जो नीचे हमें प्रोवाइडेड है वो ट्रू है। इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एडजस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू हैव द लीस्ट वेरिएशन, इट डिपेंड्स ऑन रिसोर्स कॉन्स्टेंट, या बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो अगर इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग स्टेटमेंट देखें तो कौन सी करेक्ट है, जो फोर्थ थर्ड स्टेटमेंट लिखी हुई है रिसोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और एडजस्टमेंट होती है रिसोर्सेज की टू हैव द लीस्ट वेरिएशन करने के लिए। ठीक है ना, अगर कांस्टेंट क्या है इसमें, तो रिसोर्स हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें किसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रिसोर्सेज की होती हैं, तो एडजस्टमेंट होगी रिसोर्सेज की टू हैव द लीस्ट वेरिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन जो सेकंड, इसके जो ऑप्शन सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट हैं, तो वो ऑप्शन फोर्थ में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, बेसिकली ये स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं अभी, ए कंस्ट्रक्शन शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कलेक्टिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल कब बनाते हैं हम लोग, क्या कलेक्ट करने के बाद में, नंबर ऑफ ऑपरेशंस को कलेक्ट करने के बाद में, क्वांटिटीज़ ऑफ वेरियस आइटम्स को करने के बाद में, या आउटपुट ऑफ मशीनरी एंड लेबर को, या ऑल ऑफ द अबव को। ठीक है,
तो ये कंस्ट्रक्शन शेड्यूल है वो कब प्रिपेयर किया जाता है? सबसे पहले हम लोग ये तीनों की जो चीज़ें हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस की तो होगा, जो क्वांटिटीज़ ऑफ वेरियस आइटम्स रहेंगी, ठीक है, आउटपुट ऑफ मशीनरी और लेबर रहेगा, तो इन सबको कलेक्ट करने के बाद में हम लोग करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट शेड्यूल। कौन सा नीचे के दिए गए जो हमारे पास शेड्यूल हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्ट शेड्यूल में से ड्राइव नहीं हुए हैं? कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, मटेरियल शेड्यूल, इक्विपमेंट शेड्यूल या फंक्शन शेड्यूल, ठीक है। तो अगर बात करें तो कौन सा नहीं हुआ है, फंक्शन शेड्यूल इसमें नहीं हुआ है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर बात करें कौन कौन से शेड्यूल रहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल होता है हमारा, मटेरियल, लेबर, फाइनेंशियल आप बोल सकते हो, माइलस्टोन इवेंट शेड्यूल रहता है, स्पेशलाइज एजेंसी शेड्यूल रहते हैं। तो ये सब जो शेड्यूल्स रहते हैं ये किससे होते हैं, ये हमारे जो प्रोजेक्ट शेड्यूल में से ड्राइव किए गए हैं, ठीक है। नवाइज शेड्यूल रहते हैं वगैरह, तो ये सारे इसमें से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में भी रिड्यूस्ड बाई, ठीक है। जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। डिप्लॉइंग मोर रिसोर्सेज फॉर अर्ली कॉम्प्लीटेशन ऑफ सच रिसोर्सेज सच एक्टिविटीज़, रिलैक्सिंग द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर सच एक्टिविटीज़, या रिड्यूसेस रिसोर्सेज फॉर अर्ली कॉम्प्लीटेशन ऑफ सच एक्टिविटीज़, या बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की बात करें, अगर हमें इसको रिड्यूस करना है इसकी ड्यूरेशन को, ठीक है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, अपने को रिसोर्सेज ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट तो करेक्ट हो गया, डिप्लॉइंग मोर रिसोर्सेज फॉर अर्ली कॉम्प्लीटेशन ऑफ सच एक्टिविटीज़। और क्या करना पड़ेगा, जो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होंगी, ठीक है, तो उसको हमें थोड़ा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना, रिलैक्सिंग द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर सच एक्टिविटीज़। तो बोथ फर्स्ट और सेकंड ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द ड्यूरेशन विच गिव्स द मोस्ट इकोनॉमिकल कास्ट फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है। कौन सी ड्यूरेशन होती है जिसके तहत हमें क्या मिलता है, मोस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट मिलती है हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीटिंग करने के लिए, ठीक है। तो उसको कॉस्ट को क्या बोलते हैं और ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं, सॉरी, ऑप्टिमम ड्यूरेशन बोलते हैं, नॉर्मल ड्यूरेशन बोलते हैं, क्रिटिकल ड्यूरेशन बोलते हैं, या क्रैश ड्यूरेशन बोलते हैं। तो वो कौन सी होती है, ऑप्टिमम ड्यूरेशन होती है, ठीक है। ऑप्टिमम ड्यूरेशन कौन सी ड्यूरेशन होती है, जो हमें मोस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट प्रोवाइड करती है हमारे जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, सॉरी। तो जो नीचे दिए हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है जो, ठीक है, जो डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कास्ट क्या होती हैं और इनडायरेक्ट कास्ट क्या होती हैं। बेसिकली क्या होता है, जो टोटल कास्ट होती है उसको दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट में, ठीक है। और इनडायरेक्ट कास्ट के आगे जो टाइप्स हैं, ओवरहेड चार्जेस आ गए या आउटेज चार्जेस आ गए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट क्या होता है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इसको, एग्जांपल के साथ में मैं आपको बताऊंगा, पहले डेफिनेशंस बताऊंगा, आपका बिल्कुल इस तरीके इसमें कोई डाउट्स वगैरह नहीं रह जाएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्टेस क्या होती हैं। डायरेक्ट कास्ट कौन सी होती हैं, the cost which is easily identified by cost object or cost unit is called direct costs, and the costs which are not easily identified by cost object or cost unit is called indirect costs। तो मुझे पता है कि आपको ये डेफिनेशन सुनने के बाद में आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा क्या बोला मैंने, तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। बेसिकली अगर डायरेक्ट कास्ट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि वो कास्ट है जिसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कास्ट ऑब्जेक्ट या कास्ट यूनिट के साथ। तो अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप सब जो मेरी वीडियो से किसे देख रहे हैं, फ़ोन से देख रहे हैं, ठीक है। तो फ़ोन को एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अगर आपको पूछूं कि ये फ़ोन में के ऊपर कौन कौन सी कास्टेज आई हैं, तो आप मुझे क्या बताएंगे कि ये सर इसकी डिस्प्ले की कास्टेज आई होगी, ठीक है, उसके बाद इसकी बैटरी की कॉस्ट आई होगी, ठीक है, उसके कैमरे की कॉस्ट आई है, इसकी जो टच स्क्रीन है इसकी कॉस्ट आई है, ठीक है, इसकी कवरिंग जो करी गई है उसकी कॉस्ट आई है, ठीक है, जो इसकी पैकिंग हुई थी वो भी इसकी कंपनी की कुछ कॉस्टेस वगैरह आई होंगी, ठीक है, ये सब कॉस्टेस वगैरह आ गई। तो ये सब कॉस्ट जो आपको ईजिली आइडेंटिफाइड कर सकते हो किसी प्रोडक्ट को देखने के बाद, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट को देखने के बाद, तो वो हो जाती हैं हमारी डायरेक्ट कॉस्टेस। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट कॉस्टेस की। इनडायरेक्ट कॉस्टेस जैसे कि ये प्रोडक्ट है, जैसे ये फ़ोन है मेरे पास, ठीक है, आपके पास जो फ़ोन है, मान लेते हैं आपके पास कोई फ़ोन है, ठीक है, तो उस फ़ोन को मार्केटिंग करते हैं, आप देखते हो एड्स आती हैं उस फ़ोन की, तो वो उसकी क्या है, इनडायरेक्ट कास्ट है, ठीक है। उसको हम लोग प्रोडक्ट को देख के इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट आपको कोई दिखाता है तो आप थोड़ी बोल सकते हो कि इसकी मार्केटिंग की गई या नहीं की गई। जो ईजिली प्रोडक्ट को देख के आइडेंटिफाई की जाती हैं, द कास्ट विच ईजिली आइडेंटिफाइड बाई कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट यूनिट, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कास्ट। अब जैसे रेंट हो गया, जिस फैक्ट्री में ये बना हुआ है, ठीक है, फ़ोन, हो सब उस फैक्ट्री का हो सकता है वो फैक्ट्री जो है कंपनी की ना हो, उसको रेंट पे लिया गया हो, तो उसकी कास्टेज आ गई। उसके बाद ऑफिस स्टाफ को, जो ऑफिस स्टाफ के लिए जो खर्चा किया जाता है वो आ गई। सेल्समैन का जो खर्चा रहेगा, ठीक है, जिन्होंने जो फ़ोन्स वगैरह की सेल्स करते हैं, ठीक है, उनका जो रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इसके ऊपर जो लगे होंगे, उसके बाद में इसके ऊपर जो सुपरविजन चार्जेस लगे होंगे, ठीक है, तो वो सब क्या आ गए, इनडायरेक्ट कास्टेज आ गई।
अब जैसे बाकी डायरेक्ट कास्टेज तो आपको पता है, ये इसको बनाने में सामने सामने आप जज कर सकते हो। जैसे लेबर कास्ट हो गया, आपको पता है कि अगर ये बना होगा तो कुछ लेबर कास्ट भी आई होगी, ठीक है, मशीन्स में बना होगा, उसके बाद लेबर के थ्रू इसको पूरा पैकिंग वगैरह किया गया होगा, तो वो क्या है, इसकी डायरेक्ट कास्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद में ये सब जो कास्टेज होती हैं ये कौन सी होती हैं, डायरेक्ट कास्टेज होती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इनमें से कौन सी जो है वो नई एग्जांपल है किसकी, डायरेक्ट कास्ट की, ठीक है। तो डायरेक्ट कास्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मैन पावर या सुपरविजन चार्जेस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, जैसे आपने बताया अभी, जैसे हम लोगों ने फ़ोन की एग्जांपल ले रहे थे, तो आपने सोचा होगा कि जैसे फ़ोन के जो होता है इसके जो मटेरियल लगा हुआ है इसका, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी, जो इक्विपमेंट जिसमें यूज़ किए गए या मशीनरी, ठीक है, जहाँ पे ये बना, वो भी कास्ट इसकी डायरेक्ट कास्ट में आ जाती है। मैन पावर मैंने आपको बताया जो लेबर वगैरह का लगा होगा वो भी डायरेक्ट कास्ट में आ जाएगा। सुपरविजन चार्जेस जो है वो, ठीक है, सुपरविजन के चार्जेस का सुपरविजन किया गया या नहीं किया गया तो वो इनडायरेक्ट कास्ट में आ जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट कास्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कास्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट कास्ट। इनडायरेक्ट कास्ट की एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ओवरहेड चार्जेस, ठीक है, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, तो ये सारे ओवरहेड चार्जेस जो है यहाँ एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो लग रहे हैं उसके, ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लग रहे हैं, तो ये क्या है कि सारे के सारे क्या इनडायरेक्ट कास्ट हैं। या आप प्रोजेक्ट को देख, ठीक है, अगर आपका कोई अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कास्ट उसकी जो उसके ऊपर जो बनाने के लिए, ठीक है, इजीली आइडेंटिफाइड हम लोग नहीं कर सकते किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट या कॉस्ट यूनिट को देख के, ठीक है, तो ये कास्टेज जो होती हैं वो कौन सी हैं, इनडायरेक्ट कास्टेज है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव इन क्रैशिंग, ठीक है, क्रैशिंग में कौन सा ऑब्जेक्टिव रहता है, रिडक्शन इन ड्यूरेशन, ठीक है, उसके बाद रिडक्शन इन रिसोर्सेज, रिडक्शन इन कॉस्ट या रिडक्शन इन प्रोजेक्ट साइज, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो क्या होता है, बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है क्रैशिंग का वो क्या रहता है, रिडक्शन करना किसमें, ड्यूरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्रैशिंग अ प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स ड्यूरेशन, ठीक है, कौन सा करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसकी ड्यूरेशन को, ठीक है, ट्रू रहेगा क्रैशिंग अ प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स ड्यूरेशन का अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। एन इंक्रीज इन इनडायरेक्ट कास्ट, या डिक्रीज इन द इनडायरेक्ट कास्ट, या इंक्रीज इन द डायरेक्ट कास्ट, या बोथ सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो अगर इसकी बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ, ए डिक्रीज इन द इनडायरेक्ट कास्ट और एन इंक्रीज इन द डायरेक्ट कास्ट। अगर किसी प्रोजेक्ट में क्या होता है, क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट कब होता है, इन टर्म्स ऑफ इट्स ड्यूरेशन के टर्म में, जब क्या होता है इनडायरेक्ट कास्ट इंक्रीज होती हैं और जो इनडायरेक्ट कास्टेज होती हैं वो क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। तो तब हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा, ठीक है, क्रैशिंग का प्रोजेक्ट है वो किसके टर्म्स में, इन ड्यूरेशन के टर्म्स में। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम विद विच द डायरेक्ट कास्ट डज नॉट रिड्यूस विद द इंक्रीज इन टाइम इज नोन एज। कौन सा टाइम होता है जिसमें क्या होता है हमारी जो डायरेक्ट कास्टेज होती हैं वो रिड्यूस नहीं होती विद द इंक्रीज इन टाइम, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, क्रैश टाइम होता है, नॉर्मल टाइम रहता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम रहता है या स्टैंडर्ड टाइम रहता है। तो इसकी बात करें तो कौन सा टाइम रहता है, ये नॉर्मल टाइम रहता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन विच एन एक्टिविटी कैन बी completed बाय एम्प्लॉइंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, ठीक है। कौन सा मिनिमम पॉसिबल टाइम रहता है जिसमें क्या होता है हमारी एक्टिविटी को हम लोग कंप्लीटेड कर सकते हैं बाय एम्प्लॉइंग द एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, ठीक है। क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम या ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है। तो इसकी बात करें तो कौन सा टाइम होता है, वो क्रैश टाइम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम विच रिजल्ट्स इन द लीस्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज नोन एज। कौन सा टाइम है जिसके रिजल्ट्स में हमें क्या मिलता है, लीस्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। तो बिल्कुल कम जो मिलेगी, ठीक है, पॉसिबल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल टाइम बोलेंगे, क्रैश टाइम बोलेंगे, स्लो टाइम बोलेंगे या स्टैंडर्ड टाइम बोलेंगे। तो वो कौन सा होता है, हमारा स्लो टाइम होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो टाइम्स के बारे में आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट द कॉस्ट स्लोप ऑफ एन एक्टिविटी इज एन इंडिकेशन ऑफ, ठीक है। जो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है उसमें जो कॉस्ट स्लोप होता है वो क्या इंडिकेट्स करता है, बेसिकली एक्स्ट्रा कॉस्ट नीडेड या एक्स्ट्रा टाइम नीडेड, क्रैशिंग ऑफ एन एक्टिविटी या रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो हमारे एक्स्ट्रा कॉस्ट नीडेड होती है उसके लिए हमें इंडिकेशन प्रोवाइड करता है, क्या, कॉस्ट स्लोप जो होता है, ठीक है। तो आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कॉस्ट स्लोप, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट नीडेड के लिए हम लोग ये इसका करते हैं ऑफ एन एक्टिविटी के लिए। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन द टाइम कास्ट एनालिसिस द कॉस्ट स्लोप इज डिफाइंड एज। कॉस्ट स्लोप को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नॉर्मल कॉस्ट माइनस क्रैश कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल कॉस्ट माइनस क्रैश कॉस्ट डिवाइडेड बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम।
थर्ड ऑप्शन है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्रैश टाइम माइनस नॉर्मल टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल कॉस्ट माइनस क्रैश टाइम क्रैश कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्रैश टाइम माइनस नॉर्मल टाइम। तो अगर इसकी बात कर लें तो यहाँ पे ये ऑप्शन 1 हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो वो बिल्कुल करेक्ट रहता है। जो कॉस्ट लोप होती है वो क्या होती है, बेसिकली हमारा क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। अगर इसकी बात कर लेते हैं, अब जो क्रैश कॉस्ट होता है उसको डिनोट करते हैं CC से, नॉर्मल कॉस्ट को डिनोट करते हैं CN से, ठीक है, और नॉर्मल कॉस्ट टाइम को डिनोट करते हैं TN से, और जो क्रैश टाइम होता है उसको डिनोट करते हैं TC से, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, क्रैश लोप कॉस्ट लोप को किससे डिनोट करते हैं, CS से। CS इज इक्वल टू CC माइनस CN डिवाइडेड बाई TN माइनस TC, और CC माइनस CN को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा C, और TN माइनस TC को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा T। डेल्टा C बेसिकली क्या डिनोट करता है, इंक्रीज इन कॉस्ट, और डेल्टा T क्या डिनोट करता है, डिक्रीज इन टाइम। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट होता है तो ये क्या होता है, इंक्रीज इन कॉस्ट होता है, और जो हमारा नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम होता है ये डिक्रीज इन टाइम होता है, और जो क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा C, और नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा T। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ड्यूरेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रैशिंग ऑल एक्टिविटीज इज नोन एज, ठीक है, कौन सी ड्यूरेशन ऑब्टेन्ड होती है आफ्टर द क्रैशिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, ठीक है, मिनिमम ड्यूरेशन होती है वो, ऑप्टिमम ड्यूरेशन होती है, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होती है, नन ऑफ द अबव होती है। तो कौन सी होती है, मिनिमम ड्यूरेशन होती है, यो क्या होती है, ड्यूरेशन इन विच आफ्टर क्रैशिंग ऑल एक्टिविटीज। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस टू एनालाइज अ प्रोजेक्ट फॉर इट्स इम्प्लीटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके ऑप्शंस वगैरह हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, नहीं ऑप्शंस वगैरह में था तो देख लेते हैं अभी। टाइम कॉस्ट स्टडी, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क, WBS शेड्यूलिंग है रिसोर्स एलोकेशन, नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क टाइम कॉस्ट स्टडी, WBS शेड्यूलिंग है रिसोर्स एलोकेशन, नेक्स्ट टाइम कॉस्ट स्टडी, WBS जो रहता है हमारा, उसके बाद नेटवर्क एंड शेड्यूलिंग है रिसोर्स एलोकेशन, नेक्स्ट WBS, नेक्स्ट नेटवर्क शेड्यूलिंग विद रिसोर्स एलोकेशन और टाइम कॉस्ट स्टडी। तो हमें यहाँ पे बताना क्या है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है किसी प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के लिए, फॉर इम्प्लीटेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ मैं तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, फोर्थ में सबसे पहले क्या रहता है, WBS रहता है हमारा, उसके बाद नेटवर्क, उसके बाद शेड्यूलिंग विद रिसोर्स एलोकेशन, उसके बाद टाइम कॉस्ट स्टडी रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनकॉपरेटिंग चेंजेस एंड रीप्लानिंग और रीशेड्यूलिंग इज कॉल्ड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, इनकॉपरेटिंग, ठीक है, उसके बाद चेंजेस एंड रीप्लानिंग और रीशेड्यूलिंग, ठीक है, रीप्लानिंग होती है, रीशेड्यूलिंग होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट लूप एनालिसिस बोलते हैं, रिसोर्स एलोकेशन बोलते हैं, अपडेटिंग बोलते हैं, शेड्यूलिंग बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं अपडेटिंग। अपडेटिंग कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, इनकॉपरेटिंग चेंजेस होती हैं एंड रीप्लानिंग और रीशेड्यूलिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अपडेटिंग में रिजल्ट इन, अपडेटिंग की वजह से क्या रिजल्ट होगा अपने को, डिक्रीज ऑफ प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन टाइम, इंक्रीज ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन टाइम, या चेंजेस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑपरेटिंग की वजह से क्या होता है हमारे पास, जो डिक्रीज ऑफ प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन टाइम होता है ये रहेगा, या इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट का कॉम्पिटिशन टाइम, दोनों में से कोई रह सकता है। चेंजेस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़, चेंज हो सकती है क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ये सब अपडेटिंग अगर हम लोग करते हैं तो अगर कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट में आप अपडेटिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, डिक्रीज कर सकते हैं प्रोजेक्ट का कॉम्पिटिशन टाइम, इंक्रीज कर सकते हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर अडॉप्टेड फॉर अपडेटिंग द प्रोजेक्ट, कौन से मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं अपडेटिंग करने के लिए किसको, प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बाय रिकॉर्डिंग द प्रोग्रेस, बाय डिस्क्राइबिंग द स्टेज, बाय समराइजिंग द वर्क, या ऑल ऑफ द वर्क, ठीक है। जो तीनों के तीनों मेथड है इनको हम लोग यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, अगर हमें क्या करनी है, अपडेटिंग करनी है किसी प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रोग्रेस को, ठीक है, डिस्क्राइबिंग द स्टेज, समराइजिंग द वर्क जो रहता है, तो ऑल ऑफ द वर्क यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आज के 25 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस करे यूनिट 5 को लेके। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। आपके एग्जामिनेशन जब तक खत्म स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, 15 से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोग ये वीडियोस वगैरह की सीरीज़ पूरी कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी वीडियो में डाउट्स है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।